कैसे हैं आप? देखिए, आप लोगों ने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है, विधान परिषद के बारे में चर्चा चल रही थी कि विधान परिषद क्या है। विधान परिषद क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था। क्या है विधान परिषद? विधानसभा जो कि जनता का सदन है, जनता का सदन है, उसे उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए, निरंकुशता को रोकने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि विधान परिषद को बनाने के पीछे कारण तो ये था। अब इसमें जैसे हम लोगों ने योग्यता के संबंध में चर्चा किया था, योग्यता जो कि 30 वर्ष की थी। वही दूसरी तरफ हम लोगों ने इस विषय पर भी बात की थी कि विधान परिषद का क्या गठन सभी राज्यों में होगा, और अगर सभी राज्यों में होगा, अगर जिन राज्यों में होगा तो किस आधार पर होगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जहां जिस भी राज्य की विधानसभा की सीटें 120 सीटों से ज्यादा हो, वहीं पर इसका गठन होगा। जहां पर 120 सीटों से ज्यादा हो, वहां पर इसका गठन होगा। साथ ही जिस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा हो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी इसको बनाया जाता है। और क्या हम लोगों ने बात की थी, चर्चा की थी कि विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है, जैसे मान लीजिए कि विधान परिषद की सदस्य संख्या को विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है, जो टोटल सदस्य संख्या है, वो विधानसभा के सदस्य संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इसका 1/3 निकालिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इन सब विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे विधान परिषद को बनाया जाता है। जैसा कि आर्टिकल 169 और 171 में विधान परिषद के संबंध में दिया गया है कि 169 के तहत विधान परिषद को बनाना और उसे खत्म करना, बनाना तथा खत्म करना, उत्साधन, तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के आधार पर विधान परिषद को बनाया या खत्म किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको पूरा बताया था कि जिस भी राज्य को, यानी संबंधित राज्य को जिसको बनवाना हो, संबंधित राज्य को विधान परिषद के गठन के लिए, विधान परिषद के गठन के लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले बहुमत से पास किया जाता है। यानी क्या है कि जिस भी राज्य में पहले विधान परिषद का गठन की बात कही गई कि विधान परिषद इस राज्य में बनेगा, मान लीजिए कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने अभी बोला है कि वहां पर विधान परिषद के गठन, वहां पर विधान परिषद का गठन होगा। इस संबंध में सबसे पहले क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है। संबंधित राज्य करेगा स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पास किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने पिछले लेक्चरों में पहले ही बताया, कई बार बताया है, तो उसको अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। पास करने के बाद क्या करेंगे, वो भेजेंगे केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार में क्या होगा कि ये संसद में जाएगा, और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा से अलग अलग साधारण बहुमत के साथ, साधारण
बहुमत के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ इस संबंधित विधेयक को पास किया जाएगा। पास करने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य, राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, ऐसे मत का प्रस्ताव में, विधान परिषद के गठन प्रस्ताव में जो मेन बात हमको समझनी थी कि यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, और क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, राष्ट्रपति ऐसे मत के विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में समझा था कि कैसे किसी राज्य का विधान परिषद का बनाएंगे या फिर खत्म भी करेंगे। जैसे अभी देखिए पिछले ही साल मार्च में आंध्रा ने अपने यहाँ के विधान परिषद को खत्म करने के लिए इस तरीके से पास कर एक रिजोल्यूशन यानी विधेयक भेजा था, प्रस्ताव रिजोल्यूशन भेजा था केंद्र सरकार के पास, जो अभी भी लंबित है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे। अब चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे का समझते हैं। ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने आज रिवाइज भी करा दिया कि विधान परिषद के बनाना या खत्म करना, क्योंकि करंट में चला में रहा है, तो ये दोनों जगह भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी, कभी कभी तो प्रोसेस भी पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि इसमें कैसे लोग जाएंगे, कौन लोग चुनकर जाएंगे विधान परिषद में, इसको लेके हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके के लोग जाएंगे। क्या इसका चुनाव का तरीका विधानसभा की तरह ही है, जैसे विधानसभा में चुनाव होता है जहां पर जनता वोट करती है वयस्क मताधिकार के आधार पर, या इसका जो प्रोसेस है विधान परिषद की सदस्यता का, इसको हम लोग एमएलसी कहते हैं। एमएलसी क्या है, इसमें हर एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी सुनते होंगे, अक्सर चर्चा में होता होगा कि अरे एमएलसी का चुनाव है, ऐसे है वैसे है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या इसमें सब सामान्य लोग भाग ले पाते हैं क्या? नहीं, इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया वो कैसी है, राज्यसभा की तरह, जैसे राज्यसभा में चुने जाते हैं या फिर राष्ट्रपति में जो निर्वाचक मंडल के आधार पर चुने जाते थे, उस तरीके से, यानी पीआर विद एसटीवी सिस्टम। इसको भी मैंने बताया था फिर से पिछले लेक्चर में, जहां पर हम क्या करते हैं, वरीयता देते हैं, जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं वहां वरीयता देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो वोटर होता है, जो मतदाता होता है, वो सामान्य जनता ना होकर वो विशेष लोग होते हैं। वो कौन विशेष लोग, उसी की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, पीआर विद एसटीवी सिस्टम से होती है। अब इस पीआर विद एसटीवी सिस्टम से किन किन लोगों को चुना जाएगा, इसको हम लोग अभी समझेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे राज्यसभा में होता है, राज्यसभा का जो जिस तरीके से चुनाव होता है, वैसे ही इनका भी चुनाव होता है। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग चुने। अब देखिए 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कैसे होंगे, 1/3 सदस्य, इसमें एक मिनट ऐसे समझिए, इसकी जो संरचना होती है टोटल सदस्यों की वो इस तरीके की होती है। तब समझ याद है कि 1/3 सदस्य अलग फील्ड से चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य अलग फील्ड से चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य अलग फील्ड से चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य अलग फील्ड से, और 1/6 सदस्य अलग अलग फील्डों से इस तरीके से चुने जाएंगे। और जिन जिन फील्डों से चुने जाएंगे
उनको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से वो पूछते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हैं, वो पंचायत, नगर पालिका अर्थात स्थानीय शासन से लिए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। पंचायतों से कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन लोग वोट करेंगे, जैसे जिला पंचायत सदस्य हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, इस टाइप के लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, वोटर भी होते हैं। ठीक है, नगर पालिका से लोग, ठीक है। तो इस तरीके से स्थानीय स्वशासन के जो लोग होते हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1/3, जैसे मान लीजिए कि 100 सीटें हैं विधान परिषद में, तो विधान परिषद में 100 सीटों में से 33 सीटें इस फील्ड से आएंगी। अब अगली 33 सीटें किससे आएंगी? 1/3 सदस्य, वो विधानसभा के लोग ही चुनेंगे, विधानसभा के लोग चुनेंगे। जैसे जो विधायक लोग हैं वो चुनेंगे। जैसे आप लोग राज्यसभा में पढ़े थे कि वहां पर क्या होता था कि सांसद, ये विधानसभा के लोग भी चुनते थे, क्या कहते हैं, चुनते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये लोग वोटर बनेंगे। ठीक है, अब अगले 1/12 सदस्य कौन होंगे? 1/12 सदस्य ऐसे लोग होंगे जो स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हों 3 साल पहले, 3 साल ग्रेजुएशन 3 साल पहले कर लिए हो। मान लीजिए 2021 चल रहा है तो 2017-18 में उनका कंप्लीट हो, तो उन लोगों को कुछ लोगों को चुना जाता है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर आदमी नहीं जाता, वो कुछ लोग विशेष तौर पे चुने जाते हैं। ठीक है, तो स्नातक लोग। अब 1/12 सदस्य और कौन लोग होंगे? स्नातक के बाद ये होंगे हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर लोग हैं। माध्यमिक शिक्षा किसको कहते हैं? कक्षा 9 से 12 के जो टीचर लोग होते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 से 12 के लोग जो टीचर लोग होते हैं वो चुनते हैं। और 1/6 सदस्य कौन लोग होते हैं? 1/6 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे, तो वैसे ही मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत होने वाले कौन कौन लोग होते हैं? जो कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन, उसके बाद आपका समाज सेवा, और विज्ञान क्षेत्र से जुड़े लोग होते हैं। तो ये टोटल 1/6 सदस्य जितने होंगे 100 में से, वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम में से हमारे में से या आप लोग कोई सोचे कि चलो MLC बन जाते हैं। अब MLC बनने के लिए फिर हम लोग यही देखते हैं कि इसमें कहाँ फिट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ठीक है, पंचायतों में के थ्रू भी जा सकते हैं, यानी पंचायत या नगर पालिका के सदस्यों में हमारा सब कुछ सही रहा, लोगों के साथ संबंध अच्छा रहा, वोटिंग किए हमारे लिए, तो भी हम जा सकते हैं। या फिर क्या होगा कि विधानसभा के लोग आपको चुने, आप इतने स्किलफुल हो, इतनी स्किल हो आपके अंदर, विधानसभा के विधायक लोग आप चुन लें, हाँ भाई ये आदमी ABCD जो भी है ये जाने लायक है। नहीं तो फिर एक ऑप्शन बचता है स्नातक वाला, जो ग्रेजुएट लोग हैं। ठीक है, छात्र राजनीति का मतलब आप लोग समझेंगे कहीं ना कहीं, छात्र राजनीति में इस वाले वोट पे बड़ा रहता है, क्योंकि ये वोटर होते हैं। हमेछा पॉलिटिकल पार्टियां देखती होंगी कि छात्र राजनीति में, इसीलिए बहुत ध्यान देती है। ठीक है, उसके बाद 1/12 सदस्य जो टीचर लोग होते हैं, ठीक, माध्यमिक शिक्षा के, और जो 1/6 सदस्य हैं, इसमें याद रखिएगा जो मनोनीत होते हैं वो कौन लोग होते हैं। देखिए, या तो कला के क्षेत्र में, मान लीजिए आप कोई एक्टर उक्टर हैं, कुछ नहीं तो भोजपुरी पिक्चर के स्टार ही हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल महोदय चाहें तो किसी भोजपुरी स्टार को इस क्षेत्र में भेज सकते हैं।
एमएलसी बना सकते हैं। दूसरा होता है साहित्य, अब या तो फिर आप केदारनाथ सिंह की तरह कुछ साहित्य में किए हो। उसके बाद आते हैं विज्ञान, साइंस में कुछ किया हो, साइंटिस्ट वगैरह का काम किया हो, या फिर समाज सेवा। ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है। ये बड़ा आसानी से लोग बोल देते हैं कि हाँ समाज सेवा में हम लगे संलग्न थे। कभी कहीं कोई बात होती है तो हमेशा कहेंगे, अगर राजनीतिक बैकग्राउंड का व्यक्ति है जरूर कहेगा अरे हम तो समाज सेवा से संलग्न थे, समाज सेवा। उसके बाद आती है सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव जो मूवमेंट हुआ था। इन आधारों पर राज्यपाल महोदय भेजते हैं। अच्छा, और क्या फायदा होता है विधान परिषद से? देखिए होता क्या है कि देखिए जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में तो चलिए जो बड़े राज्य हैं वहां पर क्या होता है कि कंट्रोल करना भी सत्ताधारी दल को जरूरी होता है। बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, आपकी सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहां पर अंकुश नहीं लग पाता, तो इसलिए इनकी आवश्यकता तो पड़ती है। अब दूसरी चीज सोचिए कि वहां विशेषज्ञता भी चाहिए। मान लीजिए कोई पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, जैसे राज्यसभा में होता था कि मनोनयन का अंतिम ध्येय क्या था। संविधान सभा के लोगों ने जो पूरा सिस्टम बनाया उसमें जो मनोनयन का व्यवस्था की, वो मनोनयन की व्यवस्था इसीलिए थी ही कि देखिए नॉर्मल आदमी तो चुन के नहीं जा, मतलब जो इन सब फील्ड का व्यक्ति है, अब उसके पास इतना भी समय नहीं है। बताइए साइंटिस्ट आदमी है, वो इलेक्शन की तैयारी करेगा क्या? वो बेचारा अपना जो इलेक्शन की तैयारी करेगा वो नया कुछ इन्वेंशन करेगा, इनोवेटिव कुछ काम कर रहा होगा। इसी तरीके से तो वो लोग तो जा नहीं सकते ना हमारे क्या कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में या संसद में या विधानसभा में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई कि भाई ठीक है, ये विशेष लोग हैं जो समाज के लिए कुछ किए हैं, ठीक है, तो इनको ही तो अगर कुछ विशेषज्ञ लोग हो जाएंगे, अगर हमारे विधान परिषद में पहुंचेंगे तो कोई कानून इससे रिलेटेड बनेगा तो कहीं ना कहीं कुछ अपना एक्सपर्ट राय तो देंगे। यही सोचिए कि तमाम समितियां बनती हैं, समितियों में क्या होगा कि इन लोगों को रखा जाएगा और इनकी राय पूछी जाएगी। मान लीजिए कि कोई विज्ञान तकनीकी से नीति बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश की, अब विज्ञान तकनीकी में हम लोगों को नवाचार यानी इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता है किन किन चीज़ों की। तो ऐसा तो नहीं है कि हम नॉर्मल जो जितने बैग लोग चुने गए हैं, 400 लोग चुने गए हैं, क्या वो 400 लोग बता देंगे? क्या उसके बारे में तकनीकी दक्षता होगी उनके पास? इसी तकनीकी दक्षता को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई कि कम से कम होगा तो ये लोग कम से कम एक्सपर्ट गाइड करेंगे। कोई अगर ऐसी टेक्निकल जगह पे सरकार गड़बड़ी कर रही है या विधेयक में कोई कमी है तो ये लोग बता पाएंगे। या कला के क्षेत्र में, अगर कला का मतलब यही नहीं कि मूवी वगैरह, वो मजाक के लिए ठीक है, कला का मतलब बहुत सी चीजें हैं। अब उसमें भी हम संस्कृति के लिए, संस्कृति को अपने उनके रक्षण के लिए जो कार्य करती है सरकार, करती है, एक्सप्लोर करती है इंडियन कल्चर को, सिविलाइजेशन को, तो उसमें वो एक सही दिशा निर्देश दे पाएंगे। और नॉर्मल जो विधायक लोग हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, वो तो इन सब चीज़ों के विषय में उतने विशेषज्ञ नहीं है, तो वो कैसे अपनी राय रखेंगे? इसी संदर्भ में इनके मनोनयन की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इस तरीके से विधान परिषद के लोगों को चुना जाता है। अब मुद्दा आता है कि अब आप पूछे कि चलिए भाई विधान परिषद हमने बनवा भी दी, सदस्य लोग भी चुन लिए, तो ये बताइए कि कितने जगह विधान परिषद बनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको जरूर याद भी रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे आप लोग। तो अभी तक हमारे यहाँ पहले ज्यादा थी, अब 6 बची। उन 6 के नाम क्या क्या है? वो 6 अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसकी 100 सीटें हैं। यूपी स्पेशल में आप लोग वैसे पढ़ेंगे, वैसे नहीं याद होगा तो यूपी स्पेशल में याद होगा, ठीक है। फिर आता है महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के बाद आता है जिसकी 80 सीटें हैं। फिर आता है बिहार, इसकी 75 सीटें हैं। उसके बाद अब कौन सा आएगा? अब आएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका की कितनी सीटें हैं? बिहार के ही बराबर, 75 सीटें। फिर आता है आंध्र प्रदेश जिसे हम कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें होंगी किसी? तो ये है 58 सीटें। फिर आता है तेलंगाना। कब बना था तेलंगाना? तो इसकी 40 सीटें हैं, 40, ठीक है।
हाँ, और कौन सी थी? ये J&K थी, जो जब हम J&K के राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया, 370 खत्म हो गया, तो ये इस यहाँ की विधान परिषद भी समाप्त। ठीक है। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि विधान परिषद को खत्म करने के लिए संसद ने कानून बनाया, क्योंकि वहां का विधानसभा ही भंग हो गई, ये सारी चीजें हुई तो ऑटोमेटिकली वो एबॉलिश हो गया। ठीक है। अब कहां पर मुद्दा आ रहा है कि कहां बनने का? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में चर्चा चल रही है, अभी हाल ही में चर्चा हुई थी, ममता दीदी ने कहा था कि भाई वहां पे भी विधान परिषद का गठन होगा। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना ये इसमें आपको 2-3 चीजें जोड़ेगा। जैसे तमिलनाडु का ऑप्शन में दे देगा, J&K दे देगा, आप लोग थोड़ा सा अपडेट नहीं रहेंगे, J&K भी लगा देंगे कि नहीं नहीं वहां तो था ही। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट है छोटा सा। अब बात करते हैं कि अब सभी लोग तो आ गए, सभी लोग चुन भी लिए गए कि भाई कौन कौन सदस्य बनेंगे। तो सदस्य लोग आ गए, तो उनकी सभापति तो कौन करेगा? जैसे राज्यसभा में कौन सभापति रहता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनको राज्यसभा से ही चुना जाता है, उसी प्रकार से विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो विधान परिषद के सदस्यों से साधारण बहुमत से चुना जाता है। साधारण बहुमत से चुन लिया जाता है। ठीक है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को किससे चुना जाएगा? साधारण बहुमत से। वहां विधानसभा से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इनके सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में अगर हम लोग बात करेंगे, तो योग्यता क्या होगी? और वही होगी जो होती है भारत के नागरिक को 30 वर्ष, मिनिमम 30 वर्ष की आयु, दिवालिया ना हो, जो कॉमन सी बातें हैं वो तो आप लोग को सब पता है। ठीक है। और राज्य का मूल निवासी, एक बस इसमें याद रखना है कि विधान परिषद में राज्य के मूल निवासी होने की शर्त है। मूल निवासी, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, तो केवल यूपी के ही एमसी चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको चुन लिया जाएगा बिहार में, आपको राज्य के निवासी होने की शर्त रखी गई है। जबकि राज्यसभा में क्या होता था? उसमें आप कहीं से भी चुने जा सकते हैं। अभी देखते नहीं, राज्यसभा का चुनाव हुआ है, पता चला कि गुजरात का जो व्यक्ति है, जो मंत्री बनाया जा रहा है, वो यूपी से चुना जा रहा है। तो वहां ऐसे राज्य के निवासी होने की शर्त नहीं होती। लेकिन कभी क्या करता है यूपीएससी खासतौर में, कि वो करता क्या है कि जैसे कॉमन सी चीज लगती है देखने में कि अरे राज्य के निवासी तो राज्यसभा में भी नहीं है, तो विधान परिषद में भी नहीं होगा, तो दोनों लिख देगा कि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में ही आपको राज्य के निवासी होने की शर्त नहीं है। हाँ, इतने सिंपल शब्द में नहीं लिखेगा, थोड़ा सा तोड़ेगा, शब्द को थोड़ा टफ बनाएगा, उसका अर्थ ये निकलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, पेपर ऊपर देते होंगे, तो पता चला कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी आप गलत कर जाते हैं। इसका कारण केवल यही है, एक तो आप रिवीजन नहीं करते और दूसरी बात ध्यान से नहीं पढ़ते। इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आपका कम से कम एग्जाम में 5 से 8 क्वेश्चन और सही होगा। वो आते हुए क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं अब इनकी जो एलिजिबिलिटी थी, योग्यता थी जिस पर तीन तरीके की बात हमने की थी, उसमें एक और बात भी रही है कि 102 आर्टिकल 102 के तहत जो आर्टिकल अनुच्छेद 102 तथा जनप्रतिनिधि कानून दोनों लागू होते हैं। प्रतिनिधित्व कानून 1951, ये दोनों ही कानून इस पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोग ध्यान से रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष
प्रत्येक 2 वर्ष पे, जैसे राज्यसभा में होता था, प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं या सदस्यता समाप्त होती है। जैसे 1/3 सदस्य 100 हैं, 100 में से 33 सदस्य हर 2 साल पे हटेंगे। जैसे राज्यसभा में होता था, ये सदन कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब इसका विघटन नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा में होता है, इसका विघटन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। कैसे? विघटन का मतलब ये होता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब लोकसभा या फिर विधानसभा भंग की जाती है, खत्म की जाती है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस अपने फेज में चलती रहती है। जैसे एक इलेक्शन के बाद विधानसभा भंग हो जाती है, नए विधानसभा का गठन होता है, ये इसका विघटन नहीं होता, ये भंग नहीं होती, लेकिन इसमें समाप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे हमने आर्टिकल 169 में पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, इसका उत्पादन करेंगे या बनाएंगे, दोनों का प्रोसेस एक ही रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे होता क्या है कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा, देखिए ये बात याद रखिएगा, जैसे कभी स्टेटमेंट बनाना हो या थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना हो, शब्द को घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा बदलना हो, तो यही होता है कि आप लोग से कहा जाए, क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि राज्यसभा का भी भंग, राज्यसभा और विधानसभा कभी भंग नहीं जा सकती और ना ही खत्म की जा सकती। तो स्टेटमेंट तो आधा सही है आधा गलत है, क्योंकि भाई राज्यसभा और विधान परिषद दोनों भंग नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि राज्यसभा कभी खत्म नहीं हो सकती, उसका उत्साधन नहीं हो सकता, लेकिन विधान परिषद का उत्साधन हो सकता है। इस आधार पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा, इन दोनों सदनों में आरक्षण की व्यवस्था जैसे देखिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, 84 जो हमने बताया था, 84 SC के लिए और 47 ST के लिए, कुछ ऐसे ही था, देखेंगे आंकड़ा शायद थोड़ा कंफ्यूज होगा। तो लोकसभा में जैसे ये 84 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं और ये ST के लिए, उसी तरीके से हर राज्य की विधानसभा में अलग अलग आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में अलग है, MP में अलग है, बिहार में अलग है, लेकिन यहाँ पर विधान परिषद में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद में किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और विधान परिषद ही नहीं, राज्यसभा में भी, यानी क्या है कि लोकसभा जो जनता का सदन है, जो निम्न सदन है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में आरक्षण की भी व्यवस्था होती है और सीटें आरक्षित की जाती है। वहीं राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, यहाँ आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहता। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग एक और बात, एक फैक्ट है, उसको फैक्ट को नोट कर लिया जाए। क्या पता कभी किसी एग्जाम में, खासतौर में अगर आदमी स्टेट पीएससी वगैरह दे रहा है, छोटे वनडे एग्जाम दे रहा है, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो। तो देखिए होता क्या है कि पहले आजादी के बाद कई अन्य राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन समय समय पर विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। तो वो कौन से राज्य है जहाँ पहले विधान परिषद का गठन हुआ था लेकिन वर्तमान में नहीं है, इस बात को भी तो जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलिए, तो वो है पंजाब। यहाँ पर 1969 में बनाया, 1969 में क्या है कि खत्म कर दिया गया। ठीक है, वहीं वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे, वेस्ट बंगाल में वहां पे भी 1969 में खत्म किया, इसका उत्साधन किया गया। और तमिलनाडु में कब खत्म किया गया? 1986 में।
1986 में। और उसका है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 1985 में खत्म किया गया था, फिर शुरू किया गया। तो ये 4 राज्य हैं जहाँ खत्म किया गया। अब देखिए आंध्रा में फिर बना, फिर कह रहे हैं कि खत्म करो। यही चाहे वेस्ट बंगाल में देखिए पहले खत्म किया गया, अब फिर कह रहे हैं कि इसको बनाओ। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये फैक्ट है, कभी किसी एग्जाम में वन लाइनर में पूछ सकता है, वैसे तो यूपीएससी नहीं पूछेगा। स्टेट में कभी कभार पूछ रहे हैं परेशान करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा उच्च सदन। विधान परिषद के बारे में हम लोग जाने तो ये है उच्च सदन। अब देखिए विधान परिषद के साथ भी एक समस्या है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों को की शक्तियों को मिला के हम पढ़ेंगे कि कौन किसकी शक्ति कहाँ है, किसकी शक्ति कमजोर है, क्यों ऐसा है। इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सब चलते हैं हम लोग दूसरे सदन की ओर, क्योंकि उच्च सदन तो हम लोग पढ़ लिए, अब निम्न सदन की ओर पढ़ते हैं। तो निम्न सदन कौन सा है? जनता का सदन कौन सा है? विधानसभा। विधानसभा के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 170 में, आर्टिकल 170 में सभी राज्यों में विधानसभा के गठन की बात की गई थी। विधानसभा के गठन के बारे में बात की गई थी। अब चूंकि जान ही रहे हैं, पहले ही कई बार बात हो चुकी है कि भारत में कैसी प्रणाली को अपनाया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे, विधेयकों कानूनों का निर्माण करेंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे और सत्ता पर कंट्रोल करेंगे। जो सत्ता पक्ष है उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष कंट्रोल करेगा और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास कराया जाएगा, ठीक है। इसी के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था है उसे हम संसद कहते हैं, केंद्र स्तर पर। और संसद में भी जनता के लोग वहां बैठते हैं, केंद्र में संसद, और संसद में भी जनता के लोग बैठते हैं लोकसभा में। उसी तरीके से राज्य में जो व्यवस्था है वो है विधानसभा। अब विधानसभा में जो लोग बैठेंगे इसी को हम लोग कहेंगे प्रतिनिधि सभा। यही जनता का सदन है, प्रतिनिधि सभा पब्लिक जनता का सदन। हमारे आपके द्वारा चुने हुए लोग प्रतिनिधि यहाँ पर जाते हैं। अब चूंकि हम पहले ही कई बार बता चुके हैं कि संसद क्या है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। वही विधानसभा किसके बारे में काम करेगी, किस सूची के विषय पर कानून बनाएगी, वो राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची। अब देखिए ऐसा नहीं है क्या, अब ये इसका जो काम लोकसभा करती है केंद्र स्तर पे, वही काम विधानसभा करती है। इनके सदस्यों को आप सांसद कहा करते हैं, सांसद, तो वही इनके सदस्यों को आप विधायक कहा करते हैं। अब मुद्दा क्या है कि क्या संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि नहीं, कि पता चला कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया जाता है राज्यों में। अब पता चला कि किसी राज्य की जनसंख्या नहीं है और किसी राज्य की बहुत ज्यादा जनसंख्या है। समझ लीजिए कि एक देश के बराबर जनसंख्या, लाइक उत्तर प्रदेश, पता चला पाकिस्तान से के बराबर लगभग समतुल्य जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए तो हम लोग अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे जनसंख्या के आधार पर। तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ राज्य जनसंख्या बढ़ाकर खूब सारी सीटें बनाएंगे। पता चला कि ये पता चल जाए कि यार विधानसभा में सीटें बढ़ती हैं जनसंख्या के आधार पर, जो कि नॉर्मली विधानसभा में 75,000 जनसंख्या एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि विधानसभा में क्या है कि 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब
सोचिए कि अगर 75,000 जनसंख्या पे है तो हर राज्य चाहेगा कि यार हम जनसंख्या खूब बढ़ा दें। जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमारी सीटें भी बढ़ जाएंगी। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो सीटें भी तो इंक्रीज करेंगी। जब सीटें इंक्रीज करेंगी तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि भाई राज्यसभा की जो वोटिंग होती है वो विधानसभा के ही लोग करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में वहां पर भी मदद मिलेगी। तो ये तो एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि भारत तो एक विविधतावादी देश है। कहीं मरुस्थल है तो कहीं पहाड़, और कहीं पे ठंडी है शिमला की तरह, तो कहीं एकदम चेन्नई की तरह गर्मी। तो आप समझ लीजिए कि इतनी विविधता में कैसे मैनेज होते हैं। जैसे मान लीजिए अरुणाचल में, वहाँ तो जनसंख्या ही नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए तो हमारी पाकिस्तान के समतुल्य जनसंख्या है, या हमें अमेरिका को कुछ दिनों में हम लोग भी क्रॉस कर लेंगे। तो ऐसे तो बहुत फायदा हो जाता है। और हर राज्य जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को त्याग कर इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए व्यवस्था की गई कि मिनिमम एक जगह, एक प्रदेश में मिनिमम 7 सीटें कम से कम और मैक्सिमम 500 सीटें। इतनी व्यवस्था हमारे विधानसभा में की। नहीं तो पता चला कि जनसंख्या बढ़ा के लोग इतना विधानसभा की सीटें हो जाती है, पता चला 1000 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से निकल रही हैं। समझ गए ना। तो राज्य कहीं ना कहीं परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं हतोत्साहन शुरू हो जाता है राज्यों में। तो इस चीज को लेके इसको फिक्स किया गया कि फिलहाल ये इतनी सीटें रहेंगी, ठीक है। लेकिन भारत में क्या, इसके अपवाद भी बहुत है। अपवाद कैसे है, जैसे देख लीजिए कि मिजोरम और गोवा में, मिजोरम और गोवा, यहां पर 40-40 सीटें भी हैं, क्योंकि यहां जनसंख्या ही नहीं है। तो उस अनुपात में यहां पर अपवाद रखा गया। वहीं सिक्किम में अगर हम देखते हैं तो सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं। सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोगों ने, जनसंख्या के आधार पर हम लोगों ने सीटों को पहले फिक्स किया, और उसके बाद कुछ अपवाद रखे, जैसे मिजोरम, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, इस तरीके के जो राज्य हैं उसको रखा है। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप लोग पढ़िएगा तो किसी भी बुक से उठा के सभी राज्यों के लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को जरूर याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में आता है, खासतौर में स्टेट में। यूपीएससी में तो बहुत क्लियर है, लेकिन स्टेट में आएगा। दूसरी चीज और क्या काम करना है आप लोगों को सीटों के साथ साथ, कि जैसे संबंधित राज्य है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, हालांकि यूपी स्पेशल की भी क्लासेस आपकी चलेंगी, बट यूपी में भी कि कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, कितनी विधानसभा में, कितनी विधान परिषद में, कितने मंडल हैं, इस तरीके से आप लोगों को कितने जनपद हैं, एक पॉलिटिकल आपको तो ओवरव्यू रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे कि जनसंख्या के आधार पर रखा गया था, 75,000 जनसंख्या रखी गई थी। 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या के आधार पर हम लोग रख देते तो सीटें बहुत बढ़ सकती थी, इसलिए हमने उसको भी फिक्स किया कि मिनिमम जो है 60 सीटें और मैक्सिमम जो है किसी भी राज्य में 5 सीटें होंगी। उसके बाद आते हैं कि कुछ राज्य हैं जो अपवाद भी हैं, जहां पर 60 सीटों से भी कम है। 60 सीटों से कम वाले राज्य कौन से हैं? मिजोरम है जो 40 है, गोवा है 40 पे, सिक्किम 32 पे। तो ये सब बातें छोटी छोटी याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे विधानसभा में कैसे चुना जाएगा, लोग कैसे चुने जाएंगे सदस्य। विधानसभा में योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो, राज्य का भी नागरिक हो। क्या ऐसा है? भारत का नागरिक हो और मिनिमम एज 25 साल हो, 25 साल हो, और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उसको आगे घोषणा किया गया हो, दिवालिया ना हो, इस तरीके की चीजें रखी गई हैं। लेकिन अब एक बात बताइए कि चुनाव कैसे होगा इसका, ये तो आप लोग जानते ही हैं, FPPS सिस्टम, FPPS काफी लोग जानते हैं, जब क्लासेस चलती थी तो ये सब बताया गया था, और ऑनलाइन में प्रीवियस वीडियो में होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है
प्रथम खंभा छू लेने की पद्धति। जैसे कोई व्यक्ति है पहली बार जो खंभा छू ले, यानी क्या है, पूरी जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करे, सबसे ज्यादा मत प्राप्त करे, मत प्राप्त करे। अब पता चला 25% एक कैंडिडेट पाया और एक 24.99, तो 25% वाले को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें FPPS यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। वयस्क मताधिकार को प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें सहभागिता दिखाती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके आगे का, कि जैसे लोकसभा में होता है कि एक बार इमरजेंसी के टाइम में जो कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 साल तक, वैसे ही राज्यों में भी जैसे इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था। उसी प्रकार से विधानसभा का भी कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अब आरक्षण का ही बात होती है कि इसमें जो शुरुआत में आरक्षण था 10 साल तक के लिए लागू किया गया था। विधानसभा और लोकसभा तथा विधानसभा में प्रारंभ में आरक्षण के लिए, आरक्षण की व्यवस्था 10 सालों के लिए लागू की गई थी। लेकिन 79 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 79 संविधान संशोधन के तहत इसे 2010 तक के लिए लागू कर दिया गया था। आरक्षण की व्यवस्था 2010 तक के लिए लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद आप लोग करंट में पढ़े, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से आप समझिए कि इसमें जो संविधान, लोकसभा विधानसभा दोनों में एक साथ आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई थी? क्योंकि होता क्या है कि भारत तो विविधतावादी देश था। एक तरफ दिल्ली जैसा अमीर राज्य रहा, जहाँ पर कैपिटा इनकम है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ का जीवन स्तर उच्च क्वालिटी का है। वहीं पर बिहार है, या बीमारू जो स्टेट है, बिहार है, उड़ीसा है, अपना उत्तर प्रदेश भी कहाँ पीछे है। तो ये सब राज्य क्या है, ये सब कमजोर थे। वहाँ जीवन स्तर कम था, पर कैपिटा इनकम कम थी। पता चला यहाँ 30,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, तो दिल्ली और गोवा में 1,30,000 1,40,000 है। तो होता क्या था कि लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता था, लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। तो जब आज़ादी के बाद की परिस्थितियाँ और भी बिगड़ थी, वहाँ भी उसमें और पिछड़ापन था। तो इन पिछड़े लोगों के लिए, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पूरी तरीके से पिछड़े, उस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी कि भाई ठीक है, विधान लागू हो रहा है 1950 में, तो 1950 के बाद से 10 साल तक के लिए ये व्यवस्था लागू की जाएगी। इनको समाज के मुख्य धारा में लाया जाएगा, और जब ये मुख्य धारा में आ जाएंगे तो ये व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन फिर ना ही इतनी जल्दी इस चीज़ को समाप्त किया जा सकता था। कारण क्या है कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी भारत में जबरदस्त रही है, तो उसको समय समय पर बढ़ाते रहा गया। तो उसको बढ़ाने के लिए फिर हमने 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके तहत 2010 तक के लिए इसको बढ़ाया, और वहीं फिर 95वां संविधान संशोधन करके 2020 तक के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बताइए कि जब इतनी बात तो हो गई, विधानसभा का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो याद रखिएगा कि जैसे लोकसभा में होता है कि ये नहीं कि आप जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं उस दिन से, ऐसा नहीं है।
विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक के प्रथम दिन से शुरू होती है, प्रथम बैठक से शुरू होती है। जिस दिन शपथ दिलाया जाता है सदस्यों को, संसद सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं, उसी दिन से इनका कार्यकाल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन चुनाव जीत गए उनको प्रमाण पत्र मिल गया कि आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, उस दिन से। यही सेम व्यवस्था लोकसभा में भी रहती है। तो लोकसभा और विधानसभा में दोनों जगह पर एक सी व्यवस्था देखने को मिली। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या होता है, लोक विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के लोग साधारण बहुमत से चुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष को साधारण बहुमत से विधानसभा के लोग चुनते हैं। अब देखिए, जैसे लोकसभा में व्यवस्था थी वैसे ही व्यवस्था यहाँ पर भी है। और फिर अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब देखिए, अब एक और विशेष बात आती है विधानसभा के बारे में कि विधानसभा का सत्र हो, चाहे स्थान हो, चाहे समय हो, ये कौन निर्धारित करेगा? विधानसभा का सत्र, स्थान और समय ये कौन निर्धारित करेगा? विधानसभा का सत्र, स्थान एवं समय, यह तीनों कि कब सत्र बुलाया जाएगा, कब सत्रावसान होगा, या फिर स्थान कि लखनऊ में होगा कि इलाहाबाद होगा, और समय, ये तीनों कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल निर्धारित करेंगे। राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल इसका निर्धारण करेंगे। अब जैसे देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, इस बात को ऐसे समझिए कि कई राज्य अपनी अलग अलग व्यवस्था करता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा की बैठक लखनऊ में होती है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि हर राज्य JNK अलग करता था। और महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या है कि एक तरफ जो शीतकालीन सत्र है महाराष्ट्र में, एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है, वही ग्रीष्मकालीन सत्र कहाँ होगा? मुंबई में। वही आप MP को देख लीजिए जहाँ जबलपुर और यहाँ होता है। तो इस तरीके से आप देखें तो विधानसभा की कुछ विशेष बातें हैं। अब देखिए बचता क्या है, अब इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि विधान परिषद और हमने विधानसभा तो देख लिया, लेकिन इनके कार्य, इनकी शक्तियां, कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, कौन किससे कमजोर है, इन सब विषयों पर हम लोग देखेंगे कि कैसे विधानसभा विधान परिषद से ज्यादा मजबूत है, या फिर विधान परिषद किस तरीके से किसी विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा की शक्तियां, उसी प्रकार से विधान परिषद की भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसे विशेष बनाती हैं। ठीक है, और ये सारे टॉपिक आपको ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि फैक्ट है, लेकिन इसमें आपको कुछ कंसेप्ट भी मिलता चला जाएगा। आगे चलेंगे जो इसकी शक्तियां हैं, फिर उस पर एक एनालिसिस बढ़िया हो जाएगी कि क्यों ऐसा बनाया गया, क्या और हो सकता है, क्या शक्तियां हैं क्या नहीं है। तो ये प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों का आपका काम बन जाएगा एग्जाम के हिसाब से। इसमें आप और जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ज्ञानी नहीं एग्जाम निकालना है, अपने को ज्ञानी नहीं बनना है। तो उसी हिसाब से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने हम लोग पॉइंट कवर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग क्या क्या खत्म कर लिया। हम लोगों ने शुरुआत से देखा जाए तो अब हम लोग बचा क्या है,
का। अब बचा है इमरजेंसी, पंचायती राज, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, उसके बाद इंस्टीट्यूशन, उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें हैं। इतने अब हमारे टॉपिक बचे हैं। बाकी आप लोगों को इसका नोट्स अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे सैटरडे तक, ठीक है। थैंक यू।